बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 5 दिसंबर 2025 है। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान के अगेंस्ट। आप यूँ कह दीजिए कि आज इमरान खान बामुकाबला DGISPR पाकिस्तान में ना कोई तीसरी शख्सियत इस टाइम इम्पोर्टेंस रखती है, ना उनकी कोई वैल्यू है, ना हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम तफसीली जायज़ा लेते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, तारीख़ी हवाले आप के सामने रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए लोगो सच्ची गवाही दो और बेशक अपने अजीज़ों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। और दूसरा सूरत नूर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हो और उसकी तहकीक नहीं करते। लिहाजा इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ए से लेकर जी तक, अलिफ से लेकर ये तक, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो हमने तकसीम किया है इसके तजिए के लिए, इसका जवाब देने के लिए, तो इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरीज़ है इमरान खान की ज़ात पर कुछ हमले किए गए हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है। दूसरी जो उन्होंने कैटेगरी ये है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स को उन्होंने डिस्कस किया है। तीसरा, इमरान खान को उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है और तारीख़ में शेख मुजीब से मुतासर होते हुए उन्हें पाकिस्तान का एक गद्दार हस्ब ज़ाब्ता तकरीबन आज आर्मी ने उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो गद्दारी का है। हम एंड पे गद्दारी का जो है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें हम आपको तारीख़ी हवाले देंगे, शेख मुजीब के भी, इमरान खान के भी, और दोनों को आपने जैक्स्टा पोजीशन में रहकर इसका फ़ैसला करना है। बाकी पहले दो जो माइनर हैं वो है इमरान खान की ज़ात पर। देखिए, किसी भी ज़ात पर हमला करना इंतहाई आसान होता है। इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है वो जनरल आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज़ कहती है, उनका सोशल मीडिया भरा पड़ा है और वो कहते हैं कि इमरान खान ज़हनी मरीज़ है। इस बारे में कई दीगर जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो भी कहते हैं। लिहाजा इसके जवाब में आज उन्होंने इमरान खान को ज़हनी मरीज़ कहा है, और ये जो ज़हनी मरीज़ और अपनी ज़ात का कैदी वाली बात है, ये कोई इतनी ना बड़ी बात है ना इतनी ख़तरनाक बात है कि इस पे हम अपने प्रोग्राम का जो टाइम है ये ज़ाया करें। जवाब उन्होंने मुझे कहा, मैंने आपको कहा, तो ये चीज़ है, ये कोई इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस की बात नहीं रखती। लिहाजा आगे चलते हैं। आगे जो दोनों पॉइंट्स हैं इमरान खान की पॉलिटिक्स पर और इमरान खान को गद्दार देने पे, तो पहले ज़रा सियासत पे आते हैं। इमरान खान का जो इस टाइम कुल्ली तौर मुकाबला है वो मुकाबला है पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने अब ये फ़ैसला किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि इमरान खान और जो उनके साथी हैं, जो उनके जो फ़लसफ़े को या उसके जो नैरेटिव को वो बयान करते हैं, उनको तस्लीम नहीं किया जाएगा, उनको स्पेस नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। अब इमरान खान पे इल्ज़ाम क्या लगाए गए हैं? वो फ़ौज को भड़काता है, वो रियासत के साथ खुली जंग को तरगीब देता है, वो तालिबान से मुज़ाकरात करने की बात करता है, और ये बातचीत का जो उसका नुस्खा है ये इंतहाई, ये मुल्क की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। तो ये जो 4 इल्ज़ामात उन्होंने उस पर लगाए हैं और ट्विटर के ज़रिए से वो मुल्क दुश्मनी कर रहा है। सबसे पहले आप ट्विटर पे आ जाएं। आप लोग जो हमारा व्लॉग सुनते हैं, आप भी एक मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान पिछले कम व बेश 3 सालों के करीब अरसा हुआ है वो जेल में पड़ा है। ये बात पाकिस्तान की फ़ौज को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है, और दीगर जितने भी सुनने और देखने वाले हैं कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है, कम से कम इमरान खान जेल में बैठकर उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा। बिल्कुल। अब जो भी ये उसका ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा है वो मुल्क दुश्मन भी हो सकता है, मुल्क का सजन भी हो सकता है, वो दाना भी हो सकता है और बेवकूफ़ भी हो सकता है। सिर्फ ये बात पूछनी थी अपने प्यारे DGISPR साहब से कि एक ऐसा ट्विटर अकाउंट और जिसके नाम का इस्तेमाल हो रहा है वो आपकी कैद में है, और एक कर्नल जो है वो रावलपिंडी जेल में उनकी सिक्योरिटी पे मामूर है और 28 दिनों से उसकी मुलाकातें नहीं हुई।
تو وہ جو شخص ہے جو ٹویٹر استعمال کر رہا ہے، وہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے عمران خان کی مرضی اور منشا سے جو عمران خان کہتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے؟ سمپل، کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تو وہ جیل کے اندر سے ٹویٹر ہو رہا ہے تو پھر تو بات انتہائی خوفناک ہے کہ اتنی ناقص سیکورٹی ہے کہ ایک ملزم پچھلے 3 سالوں سے وہ جو ہے ٹویٹر استعمال کر رہا ہے۔ ٹویٹر استعمال کرنے کے لیے موبائل لازمی ہے، ٹویٹر استعمال کرنے کے لیے جو انٹرنیٹ ہے وہ ضروری ہے، اور جو تیسری بات ہے اس کو اپلوڈ کرنا، پھر اس کے بعد اس کو پھیلانا۔ لہٰذا اس بات کا سپیس جو ہے ٹویٹر کی، کم از کم ٹویٹر کا یہ جو ہے اس کے ہینڈلنگ کرنے کا، یہ جو اس میں عمران خان کو سپیس ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی مرضی کے اگینسٹ ہو۔ دیکھیں نا، میرا ایک اکاؤنٹ ہے، وہ پتہ ہے کہ کوئی دیگر آدمی استعمال کر رہا ہے، وہ کون سے لفظ استعمال کرتا ہے، کون سا وہ بیانیہ استعمال کرتا ہے، وہ اندر پڑا جو آدمی ہے، تو اس کو اس کا جو ہے الزام نہیں دیا جا سکتا۔ اس پہ مزید ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو، کہ بہت بڑا یہ الزام ہے، اور اس بات کا جو ٹیکنیکلی ہو، لیگلی ہو، فزیکلی ہو، ہاں کوئی آدمی بھی یہ تینوں جو سوال ہم نے اٹھائے ہیں یہ اٹھا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹویٹر کی بات ہے اس بات تک ہم جو ہے اس کو سپیس دیتے ہیں۔ اب اسی ٹویٹر میں فوج کے خلاف بھڑکانا ہے، باتیں کرنا ہے، تو اب اس کا جو توڑ نکالا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ اب ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ملاقاتیں اگر نہیں ہوں گی تو کتنی دیر نہیں ہوں گی؟ آپ لوگوں نے آج تک اس سے جو سزائے موت تو دی نہیں ہے کہ اس کی جو ہے ایگزیکیوشن ہو سکے اور یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ تو جتنی بھی سزائیں ہوئی ہیں وہ 14 سال کی ہوئی ہیں، اور جو اپیلیں ہیں وہ لگ نہیں رہی، ضمانتوں کے کوئی چانس نہیں ہے، مقدمات کی جو لمبی فہرست ہے وہ سامنے پڑی ہے۔ تو کتنے عرصے تک، ہاؤ مینی ڈیز، یہ جو ملاقات ہے یہ بند کر دی جائے گی؟ جب ملاقات ہی بند کر دی جائے گی، اس کے باوجود ہی اگر ٹویٹر سے وہ مواد اپلوڈ ہوا تو آپ اس عمران خان کو کیسے اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ بالکل سمپل سی بات ہے۔ تو یہ جو بات ہے، اس بات میں وزن نظر نہیں آتا۔ اب طالبان سے مذاکرات کی بات، تو پاکستان کی ہسٹری گواہ ہے کہ پاکستان کا جو سابق فوجی تھا جنرل پرویز مشرف، اس کا ایک انٹرویو موجود ہے جی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں طالبان کا دفتر جو ہے وہ کھولا گیا، پھر دوحہ مذاکرات کیے گئے، اسلام آباد کا ڈیکلریشن جاری ہوتا ہے، اور یہ جو طالبان ہیں، جنرل ضیاء الحق سے لے کر جنرل عاصم منیر تک، پاکستان کی طالبان کے بارے میں پالیسی کو سمجھنا ہم جیسے پولیٹیکل سٹوڈنٹ کے لیے ناممکن ہے، انتہائی کنفیوزڈ ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں، اپنی لائبریریوں میں یہ پڑھا بھی ہے، ویڈیو بھی، آڈیو بیانات بھی موجود ہیں پاکستان کے فوجی جرنیلوں کے، پاکستان کے سیاستدانوں کے، وزیر اعظموں کے، صدور کے، آرمی چیفوں کے، ڈی جی آئی ایس پی آروں کے، ریٹائرڈ جنرل ہوں یا حاضر جنرل ہوں، تمام نے طالبان کو نہ صرف اون کیا ہے بلکہ شاباشیں دی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پڑھا جنرل اختر عبد الرحمان کے بارے میں کہ انہوں نے ایسی جنگی پالیسیاں بنائی، طالبان کے بنا کر دیں کہ طالبان نے سوویت یونین کو الٹا دیا۔ جنرل حمید گل کہتا ہے کہ ہم نے سوویت یونین کو شکست دی، اور یہ سینہ پھلا کے کہتے ہیں ہمیں جو دیوار برلن تھی اس کا جو ٹکڑا ہے وہ ہمیں دیا گیا کہ ہم نے رشیا کو شکست دی۔ تو کیسے شکست دی؟ پاکستان تو نہیں گیا تھا، تو پاکستان کے فوجی جنرل کس چیز کا وہ یہ جو ہے تغمے وصول کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے پرویز مشرف نے کیا کہا؟ انہوں نے اون کیا۔ اسی طرح سے جو دیگر ہیں پاکستان کے مولوی، وہ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم بلند کیا۔ تو لہٰذا طالبان کے ساتھ جو پاکستان کی پالیسی ہے یہ انتہائی کنفیوز ہے، اور اس کا کسی ایک کو ذمہ دار قرار دینا انتہائی ناانصافی ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی۔ طالبان کے بارے میں خدا بہتر جانتا ہے، تاریخ فیصلہ کرے گی۔ جنرل ضیاء کی پالیسی درست تھی، مشرف کی درست تھی، نواز شریف یا بے نظیر کی درست تھی، عمران خان کی درست تھی، یا جنرل صاحب آپ کی پالیسی درست ہے؟
आप लोगों ने जो भी फैसला किया, कौम उसके पीछे चल पड़ी। अब आपने फैसला किया है इनको मुल्क से निकालना है, कौम आपके साथ है। मार्केटें हमारी ख़राब हो गई, असला हमारे यहाँ आया, मनशियात हमारे यहाँ आई, बम धमाके हमारे यहाँ आए, तो ये हमने जो प्राइस है वो पे की है। अब आपने कहा भेजना है तो हमने भेजना है, आपने कहा जंग लड़नी है तो पूरी कौम आपके साथ है। तो लिहाजा ये जो है ना जी तालिबान के बारे में, इस बात का भी जो कोई वज़न नहीं रखती सर। आई एम वेरी सॉरी। तीसरा कहा गया कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये नुक्ता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कब कब किसको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया, अलमिया देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखिए। क्या 1954 में मौलवी फजल हक को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे के उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी 60 दिनों में? उसके बाद शेख मुजीब को हम बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया, उसे सज़ाए मौत दी गई जी। बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया। जो इल्ज़ाम लगाया गया वो जो हैं एतज़ाज़ एहसन कि ये वज़ीर दाखिला थे, इन्होंने सिखों की लिस्टें दी इंडिया को, जहाँ से वो खालिस्तान की तहरीक है वो ख़त्म हुई, लिहाजा बेनज़ीर सिक्योरिटी थ्रेट। नवाज शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया और किताबों में मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, नवाज शरीफ सिक्योरिटी थ्रेट है और ये कल की बात है। इसके बाद जो है जरदारी को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया कि ये भी मुल्क के अगेंस्ट है। अब इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया है। तो माजी हमने जो 1970 का एरिया है उसको हमने इसलिए टच नहीं किया कि हम आगे चलकर उसका मुफस्सल एक आपके सामने रखेंगे। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अल्लाह ताला इससे हमारी जान छुड़ा ले। इसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो बेडरेशन पैदा की है। तो हमारी ये इस्तदा है हुजूर कि पहले जो इतने इल्ज़ाम लगाए गए हैं और अब जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो अल्लाह ताला ही हमारे ऊपर रहम करे। अगर किसी मुल्क के साबिक वज़राए आज़म सिक्योरिटी थ्रेट हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें कोई मुहिब वतन क़यादत नसीब करे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं, तारीख़ हमें ये बताती है, आगे आपकी मर्ज़ी है। आखिर में एक इल्ज़ाम लगाया जाता है इमरान खान करके, ये जो शेख मुजीब है ये इससे इंस्पायर्ड है। ये हिस्सा हमारा इस विला का आपने बड़े गौर से सुनना है। 1970 में पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क था, पाकिस्तानी ज़रा गौर से सुनना। 1970 में इंतखाबात होते हैं। पाकिस्तान के दो हिस्से होते हैं। जो बच्चे या समझना चाहते हैं ज़रा समझें इस चीज़ को, फिर नहीं आपको समझ आएगी। एक मशरकी एक मगरबी, इंतखाबात होते हैं, फैसला होता है जो जीता इक़्तिदार उसका। तो जो अवामी लीग है, जो शेख मुजीब है, ये भारी अक्सरियत से जीत जाता है। अब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हुकूमत उसको मिलनी चाहिए थी। तो याह्या खान कहता है कि हम इसको हुकूमत नहीं देंगे, अवामी लीग को हम नहीं देंगे। किसको हुकूमत देंगे? हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देंगे जो हारा हुआ है। तो अब जो जीते हुए लोग थे उन्होंने असम्बली का इजलास बुला लिया कि असम्बली का इजलास बुलाओ। अच्छा, जब असम्बली का इजलास बुलाते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहता है कि अगर कोई ढाका गया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। फिर उसने कहा कि इधर हम और इधर तुम। ये तारीख की किताबें हैं। तो शेख मुजीब को अगर इक़्तिदार मिल जाता तो कम अज़ कम 1970 में 71 में पाकिस्तान न टूटता। अब ये नाचीज़ नहीं कह रहा, मैं आपको 4 तारीख़ी किताबों के हवाले देने लगा हूँ। इल्ताफ़ कुरैशी की किताब आप पढ़ लें। सदीक सालिक ये ब्रिगेडियर था, ये बाद में शहीद हुआ था त्यारे में। ये पाकिस्तान का हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर था। इसकी किताब है हमने ढाका डूबते देखा या हमा यारां दोज़ख, ये आपको मिल जाएंगी, ये आप पढ़ लें। इसके अलावा 2 किताबें मज़ीद हैं और हमूद रहमान कमीशन, ये पाकिस्तान की हर लाइब्रेरी में ये किताबें मौजूद हैं। इन किताबों से हमने ये अख़ज़ किया है कि अगर उस टाइम इक़्तिदार की मुंतकिली हो जाती तो पाकिस्तान का जो टूटने का तेज़ प्रोसेस है ये रुक जाता। अब उसके बाद शेख मुजीब को और उसकी अवामी लीग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होता है।
शेख मुजीब को गिरफ्तार करके रावलपिंडी लाया जाता है, जहाँ पे आज इमरान खान कैद हैं, और उसकी जमात जो है उसको बैन करार दिया जाता है, अवामी लीग को। उसकी सीटें जो हैं, ये मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो। अच्छा, शेख मुजीब ने 6 नुकात दिए थे और इमरान खान ने आज तक कोई ऐसी 6 नुकात वगैरह नहीं दिए। तो पाकिस्तान में ये जो मिसहैप हुआ था, अल्लाह गवाह है, मैं नहीं वकालत कर रहा कि शेख मुजीब गद्दार था, जो महब वतन था, उस बात को बिल्कुल छोड़ दीजिए। वल्लाह अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता और उस टाइम थोड़ी सी विजडम दिखा दी जाती, आज दुनिया के इस नक्शे पर पाकिस्तान इंडिया से, चाइना से बड़ा मुल्क भी होता, ज़बरदस्त मुल्क भी होता। इसके मुकाबले में कोई मुल्क ठहरता ही नहीं, और हमारे ये जो एशिया की पावर है ये पाकिस्तान के होती। क्यों? कहाँ बांग्लादेश और कहाँ पाकिस्तान का एक मुल्क होना था, तो आप खुद सोचिए। तो ये हमारा फेवरेट चैप्टर है। ये जो इल्ज़ाम है, इसका जो जवाब है, अब आप तारीख़ की किताबों से ख़ुद लीजिए कि इमरान खान उनसे कितना इंस्पायर है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ तो साबित हो गई कि इमरान खान और मिलिट्री के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। अब एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने और मज़ीद कितना लड़ लेना है। सवाल तो ये है ना जी, इमरान खान जेल में है, मज़ीद कितना अरसा जेल में रखेंगे, और इसके अलावा क्या करना है? जेल में ही रखना है ना। उसकी जो जमात है उसको इन्होंने बैन करार देना है। तो पहले भी वो कोई नहीं जीत रहे थे, तमाम के तमाम इंतखाबात में वो जीत के भी हार रहे हैं। तो ये इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? सिर्फ इस नुक्ते को समझिए। खुदा के लिए हमें गद्दार ना डिक्लेयर कीजिए। वल्लाह कसम है पैदा करने वाले की कि हम जैसे जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ इतनी कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए जो पाकिस्तान में जो इंतशार है, ये जो लड़ाई है, ये ख़त्म हो जाए। ये लड़ाई जब बढ़ती है तो नुकसान पाकिस्तान का होता है। पाकिस्तान का नुकसान इसमें है कि पाकिस्तान की सियासतदान, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां और पाकिस्तान की फ़ौज आपस में लड़ती रहे। लिहाजा हाथ बांध कर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए किसी नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाइए। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को। पाकिस्तान का दुश्मन घेर के बैठा है, और अगर आप लोग आपस में लड़ पड़े, अब आप तहरीक इंसाफ को बैन कर देते हैं, कर दें, आपके पास पावर है। उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दें, कर दें। मुलाकातों पे पाबंदी बेशक लगा दें। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सोचने की बात तो यह है, इसके बाद क्या होगा? बर्बादी होगी, इसके अलावा इंतशार होगा, और क्या होगा? तो क्या ये जो कौम है, क्या मरियम नवाज को लीडर तस्लीम कर ले? क्या नवाज शरीफ को लीडर तस्लीम कर ले? क्या जरदारी को कर ले? जिन लोगों के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें रकम उछल उछल के बाहर आ रही है कि ये करप्ट है। तो खुदा रसूल का वास्ता है, हम इसके अलावा और कितनी मिन्नत कर सकते हैं कि इस लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पाकिस्तान का है। कोई रास्ता निकालिए, बातचीत का रास्ता निकालिए, किसी न किसी जगह पर। हम दोनों फ्रीकैन को कह रहे हैं, इमरान खान को भी कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं, और DGI-SPR साहब आपको भी कह रहे हैं कि आप भी थोड़ी सी स्पेस छोड़िए, वो भी थोड़ी सी स्पेस छोड़िए। उनकी तरफ से भी कुछ मामलात को देखा जाना चाहिए, आपकी तरफ से कुछ मामलात को देखा जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी कौम आगे बढ़े। अभी हमने इंडिया से जंग लड़ी है, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो आगे क्या लड़ेंगे? मेरे नबी का इरशाद है कि वो कौम जो तकसीम हो गई आपस में, दुश्मन उनको खा जाएगा। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। इत्तफाक में बरकत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो कौम आपस में तकसीम हो गई वो मिट जाएगी। तो खुदा की कसम आप मिट जाएंगे। इससे ज़्यादा हम क्या रिक्वेस्ट करें? तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। अल्लाह के वास्ते इस तरह की जो बयानात हैं, इससे आग मज़ीद बढ़ेगी और हम आग को ठंडा करने वाले हैं हम। और इसके अलावा ना हमारी कोई औकात है, हमारी छोटी सी आवाज़ है। तो पाकिस्तानियों, अब आप लोगों पे लाजिम है, आप लोगों ने इस आग को ठंडा करना है। अगर आपने मामलात इन लोगों पे छोड़ दिए तो ये आपस में मज़ीद लड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग हैं,
وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز جو اس پہ پرفارم کرنے والے ہیں، ان کو پوزیٹیو رول پلے کرتے ہوئے ان کے درمیان سیز فائر کی طرف ان کو لے جانا چاہیے، نہ کہ آگ کو مزید بھڑکانا چاہیے۔ تو لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اقتدار صرف اللہ کا، اقتدار صرف اس کا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور مٹ گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے مٹ گئے، کسی کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ اگر کسی نے 100 سال بھی حکومت کی ہے، کس خاندان نے 1000 سال بھی حکومت کی ہے، آخر پہ وہ مٹا ہے۔ تو جیا کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ جیا کون ہے؟ حضرت امام حسین۔ کیوں جیا ہے؟ سر کٹوا کے بھی جیتا، کیوں؟ پرنسپل تھے قربانی۔ اگر امام حسین جان کی قربانی دے سکتا ہے یا تو ہم اپنے جذبات کی قربانی نہیں دے سکتے؟ صدقے جاؤں مولا علی پر اور اس کی اولاد پر، صدقے جاؤں فاطمہ الزہرا پر۔ ہم اس کے علاوہ آپ کو کس چیز کے دیں؟ باقی آپ لوگوں کا ہے۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، پاکستان کو سلامت رکھے۔ آواز اٹھائیے۔ آواز نہیں اٹھائیں گے، خدا کی قسم روز قیامت آپ گناہ گاروں میں ہوں گے۔ میرا نبی آپ لوگوں سے مکھ موڑ لے گا اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی۔ تھینک یو ویری مچ۔